बेसाइल कालमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का, बेसाइल कालमेट ग्यूरिन। अब इसके बारे में, बीसीजी क्या है, कौन सी वैक्सीन है ये? लाइक हाँ, लाइव वैक्सीन है। सबसे पहले तो एक चीज बताते हैं, बीसीजी जो है फ्रीज ड्राइड है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, और लाइव बैक्टीरियल। ठीक, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल। क्यों ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ड्राइड फार्म में ही नहीं आती, वेट फार्म में भी आती है, लेकिन सबसे कॉमनली जो यूज होती है, जो इसका जो स्ट्रेन है, ये जो यूज होता है, डेनिस 1331, ये फ्रीज ड्राइड है। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली इसको हम फ्रीज ड्राइड वैक्सीन ही मान के चलते हैं। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है बीसीजी, फुल फॉर्म क्या है, बेसाइल कालमेट ग्यूरिन। अब जो ये बनती किससे, बोवाइन ट्यूबरकुलाइस, माइकोबैक्टीरियम बोवाइस से ये बनाई जाती है। माइकोबैक्टीरियम बोवाइस से बनाई जाती है। इसकी डोज कितना है? डोज जो है वो 0.1 ml है, 0.1 ml। अब कोई ये पूछे कि अगर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है बीसीजी की, उसका एक वायल है, वायल को आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन के बाद उस वायल में टोटल कितनी डोजेस बनती हैं? 10 डोजेस बनती हैं। 10 डोजेस बनती हैं एक वायल को जब आपने डाइल्यूट कर दिया तो, बीसीजी के। डोज कितनी है, 0.1 ml। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है? सेंट्रोडर्मल। इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल। और साइट क्या है? लेफ्ट डेल्टोइड। हाँ, लेफ्ट डेल्टोइड। अब ये लेफ्ट डेल्टोइड में कोई खास बात नहीं है कि राइट डेल्टोइड से लेफ्ट डेल्टोइड अलग हुई, बस एज ए कन्वेंशन, अपनी सहूलत के लिए इसको याद कर लिया गया कि लेफ्ट डेल्टोइड पे ही देंगे, है ना। इसका कोई वो स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस ये है कि हाँ, एज ए कन्वेंशन के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको याद करके रख लिया गया कि लेफ्ट डेल्टोइड पे ही देंगे। स्ट्रेन कौन सा यूज होता है, डेनिस 1331, यानी 1331 भी कह लीजिए। या अच्छा, इसको आपने दे दिया, रूट दे दिया, इंट्राडर्मल दे दिया। इसकी जो सिरिंज होती है, सिरिंज जिससे इंजेक्ट की जाती है, इन जनरल तो हम इसको कहते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज, लेकिन और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे ना तो ओमेगा माइक्रोस्टेट सिरिंज इसका नाम है। और ये कितने होते हैं, सर 20। दोनों एक ही नाम है? हाँ, ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज को ही ये भी कहा जी सिरिंज की। फिर ये खासियत, ओमेगा माइक्रोस्टेट सिरिंज 26 गाज नीडल इसमें होता है, वही है ट्यूबरकुलिन सिरिंज ही है ये, ओमेगा माइक्रोस्टेट 26 गाज नीडल, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, ये यूज होती है। डाइल्यूएंट कौन सा यूज करेंगे आप इसमें? बीसीजी में डाइल्यूएंट कौन सा यूज होता है, पुराने वाले बोले? डिस्टिल्ड वाटर। और कोई कुछ बताएगा? नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन। देखिए, डिस्टिल्ड वाटर आपने कहा वो मीजल्स में यूज होती है, हाँ। इसमें जो डाइल्यूएंट यूज होता है वो नॉर्मल सेलाइन, यानी NaCl। डाइल्यूएंट जो यूज होता है वो नॉर्मल सेलाइन यूज होता है इसमें। अब इसकी प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन कितनी होती है, मैक्सिमम प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन, कितने साल तक ये प्रोटेक्शन देगी बीसीजी? तो 20 साल है मैक्सिमम जो इसकी ड्यूरेशन है प्रोटेक्टिव। वो ऐसे लिखा जाता है 15 to 20 ईयर्स। हाँ, तो अगर मैक्सिमम है तो इस मैक्सिमम को ही ले लीजिए, 20 ईयर्स तक इसकी मैक्सिमम प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन है। यानी बीसीजी अगर लगी तो वो 20 साल तक प्रोटेक्शन देती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को आपने लगा दिया बीसीजी, बच्चे की अम्मा बड़ी कंसर्न है, उसने आपसे पूछा डॉक्टर साहब आपने इसको तो लगा दिया बीसीजी, अब ये बताइए कि इसको फेफड़ों की टीबी से कब तक ये बचेगा? फेफड़ों से टीबी, जो फेफड़ों की टीबी है यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से इसको कितना प्रोटेक्शन होगा? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो आपका जवाब होना चाहिए 0%। यानी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में इसका जो प्रोटेक्शन है वो 0% है।
जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस हो, जो मोस्ट सीवियर फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लाइक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, पॉट्स स्पाइन है, हाँ, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब क्या, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन है, वो कहाँ तक जाता है, 0 to 80% इन जनरल है, और जब आप इसका मीन निकाल के देंगे तो कहेंगे कि हाँ 50% तक प्रोटेक्शन हो सकता है दूसरे तरीके की टीबीओ में, लेकिन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में इसका जो प्रोटेक्शन है वो 0% का है। अब क्योंकि माइकोबैक्टीरियम जो है, माइकोबैक्टीरियम खानदान का एक और ऑर्गेनिज्म आता है जो बहुत ज़्यादा डिजीज काज करता है, वो क्या है, यानी जो लेप्रोसी काज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, हाँ, ये जो लेप्रोसी में, अब कोई आप बताएंगे कि देखिए इससे एक तो ये दूसरे तरीके की जो टीबी है उससे भी इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, और लेप्रोसी में भी 20 से 40% तक ये प्रोटेक्ट करेगी ये वैक्सीन। ठीक, ये तो ये है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में 0% है, चीज याद रखिएगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में 0% इसका प्रोटेक्शन है। मैक्सिमम प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन इसकी कितनी है, 20 साल तक है, 15 to 20 ईयर्स। अब इसको जो देने का तरीका है, एक नाम दिया जाता है डायरेक्ट बीसीजी का, एक होता है इनडायरेक्ट बीसीजी का। एक जो नाम होता है, एक कहते हैं डायरेक्ट बीसीजी, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बीसीजी का मतलब ये होता है कि आप 1 साल तक बिना किसी मॉन्टूक टेस्ट के बीसीजी दे सकते हैं। विदाउट मॉन्टूक टेस्ट, मॉन्टूक टेस्ट के बिना 1 साल तक आप बीसीजी दे सकते हैं, जिसको कहा गया डायरेक्ट बीसीजी। अब 1 साल के बाद अगर आपको बीसीजी देना है, अगर 1 साल के बाद आपको बीसीजी की वैक्सीन देनी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉन्टूक्स टेस्ट कराना पड़ेगा। आफ्टर मॉन्टूक्स टेस्ट, आफ्टर 1 ईयर पहले आप मॉन्टूक्स टेस्ट कराएंगे, उसके बाद बीसीजी देंगे, तो उसको कहा गया इनडायरेक्ट बीसीजी। और डायरेक्ट बीसीजी 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आप दे दीजिए, मॉन्टूक्स टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बीसीजी दे सकते, इसीलिए इसको कहा गया डायरेक्ट बीसीजी। और 1 साल के बाद वालों को इनडायरेक्ट बीसीजी। अब जो दूसरी वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन, ये भी क्या है, फ्रीज ड्राइड है। मीजल्स वैक्सीन भी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड है, फ्रीज ड्राइड है। फ्रीज ड्राइड है, वायरल वैक्सीन। अभी हमने बीसीजी जो पढ़ी थी वो क्या थी, बैक्टीरियल वैक्सीन थी, ये है वायरल वैक्सीन मीजल्स की। इसका मोस्ट कॉमनली स्ट्रेन कौन सा यूज होता है, एडमॉस्टन जैग्रेब स्ट्रेन यूज होता है, इसके अलावा मोरेटेल और श्वार्ट्ज ये भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रेन जो है एडमॉस्टन जैग्रेब है इसका। अब इसकी डोज क्या होती है, डोज, मीजल्स वैक्सीन की डोज कितनी डोज आप देते हैं, 0.5 ml इसको देते हैं, हाँ, इसकी डोज जो है मीजल्स वैक्सीन की 0.5 ml है। और साइट कौन सी होगी, सबक्यूटेनियस आप लोग अक्सर यहाँ पे, अच्छा रुकिए, सबक्यूटेनियस आप बता रहे हैं, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, साइट अगर सबक्यूटेनियस है, साइड डेल्टॉइड या हाई थायराइड। डेल्टोइड हाई होगा। अब आया समझ में ना, साइट जो होगी वो क्या, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइज, यानी मिडिल 1/3। आप कोशिश करिएगा कि जो मिडिल 1/3 पार्ट है थाई का वहीं पे देंगे, ये साइट हो गई एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है, सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनस। ठीक, सबक्यूटेनियस इसका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज कंफर्म हो गई। डाइल्यूएंट कौन सा यूज करेंगे, अब आइए, वो डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर, तो ये दो चीज अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन इन्हीं दोनों वैक्सीन में होता है। मीजल्स में जो डाइल्यूएंट है वो डिस्टिल्ड वाटर है, और नॉर्मल सलाइन या NaCl भी लिख के आ सकता है, तो वो बीसीजी वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट का काम करता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन आमतौर से ये कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग है,
लेकिन मीजल्स वैक्सीन के बारे में एक मीजल्स की 2 वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, 2 बार वैक्सीनेशन करना पड़ता है। फर्स्ट वैक्सीन से मोर देन 95% का प्रोटेक्शन मीजल्स वैक्सीन से मिलता है। सीरो कन्वर्जन जो थोड़ा सा रह जाता है उसके लिए जो है ना दूसरी डोज भी दे देते हैं, तो वो 100% उसका सीरो कन्वर्जन हो जाता है। एडवर्स इवेंट इसमें क्या होगा मीजल्स वैक्सीन में? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, अभी हमने पढ़ा था, इसका एडवर्स इवेंट होता है मीजल्स वैक्सीन। बस इन जनरल इस वैक्सीन के बारे में इतना ही जानना है। अब हाँ, अगर ये पूछे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है, इसका शेड्यूल क्या है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? At 9 months 9 9 months. or 16 to 24 months the second हाँ, dose. सेकेंड डोज जो है वो 16 to 24 मंथ में कभी भी हम दे सकते हैं। ये उसकी 2 डोज है ना। 9 मंथ पे पहली डोज जो देते हैं मीजल्स 1 जिसको हम कहते हैं पहली डोज, और इसी में 9 मंथ पे हम क्या देते हैं विटामिन ए की पहली डोज भी दे देते हैं, हाँ 1 लाख यूनिट। ठीक है, कभी भी ये याद रखिए कि मीजल्स के साथ ही विटामिन ए की पहली डोज हम देते हैं 1 लाख यूनिट देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ पे ही होगी। अब तीसरी जो है पोलियो वैक्सीन जो होती है, पोलियो वैक्सीन 2 होती है, अभी हमने पढ़ा, एक लाइव होती है एक किल्ड होती है। लाइव क्या है ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी क्या है किल्ड है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन उसको कहते हैं। ओपीवी को किसने बनाया सैबिन ने, आईपीवी को सैक ने। अब इसके थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एक तो क्या है लाइव एटीन्यूएटेड है, ओरल है ओपीवी। अच्छा ओपीवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये क्या जनरली ये चीप होती हैं, सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू आईपीवी। ये सस्ती होती है और एपिडेमिक्स में इसी को यूज किया जाता है। एपिडेमिक्स में इट कैन बी यूज्ड इन एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स में इसको यूज कर, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है ओपीवी को वो क्या है, वीएपीपी, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, हाँ वही एएफपी, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ये इसका एक ड्रॉबैक है। हालांकि क्या है 1 in 1 million केस हो सकता है, 1 मिलियन में कहीं जाके एक आध केस मिल सकता है, लेकिन फिर भी है, इसका एक ड्रॉबैक ये है। दूसरे इसको जो हम स्टोर करते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर यानी बिलो 0 डिग्री का टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है, सब नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ओपीवी के स्टोरेज के लिए, सस्ती है। और इसका एक चीज़ और है, जो इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है ओपीवी, वो एक तो ह्यूमोरल, ह्यूमोरल कौन सी इम्यूनिटी होगी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी होगी, अरे बी सेल डिराइव्ड लिम्फोसाइट जो होती है बी सेल वाली, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेल्यूलर जो होती है वो टी सेल ड्राइव्ड लिम्फोसाइट से जो आती हैं वो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है। और जो एंटीबॉडीज बनाती हैं वो बी सेल वाली ही बनाते हैं, बोन मैरो ड्राइव्ड जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वही एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन होगी इन जनरल वो ह्यूमरल इम्यूनिटी तो देगी ही देगी, साथ में क्योंकि इसको ओरल दे रहे हैं पोलियो वैक्सीन को, तो ये क्या करती है ये लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। लोकल इम्यूनिटी इंटेस्टाइन में जाके पेयर्स पैचेस पे वायरीमिया डेवलप करती है, तो वो क्या होगी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को ही हम क्या कहते हैं लोकल इम्यूनिटी भी कहते हैं। हाँ लोकल इम्यूनिटी भी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी ये प्रोवाइड करती है। अब इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा आईपीवी जो सैक ने बनाई थी किल्ड है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इसका होता है। लेकिन इसको हम कभी भी एपिडेमिक्स में नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड इन एपिडेमिक्स, क्यों, क्योंकि इट कैन प्रेसिपिटेट पैरालिसिस। पैरालिसिस कहाँ, अगर एपिडेमिक कंडीशन है तब, अदरवाइज ये सेफ है। अगर एपिडेमिक की कंडीशन है तो आईपीवी को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, उस दौरान आपको ओपीवी को यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये पैरालिसिस को और प्रेसिपिटेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, लोगों में पैरालिसिस के केसेस और आ सकते हैं अगर आईपीवी दी गई एपिडेमिक की कंडीशन में, अगर कहीं पे पोलियो का एपिडेमिक हो रहा है तब। अदरवाइज सही है। हाँ ये सस्ती थी ओपीवी, ये क्या है ये महंगी है, एक्सपेंसिव है ये। दूसरी चीज इसका कभी भी एएफपी नहीं आया, जीरो इंसिडेंस है, जीरो इंसिडेंस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, आज तक कोई भी केस नहीं आया है, ओपीवी का आया है। और इसको जो इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तो ओपीवी क्या लोकल इम्यूनिटी भी दे रही थी, लेकिन आईपीवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगी,
ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। और इसको टेम्परेचर को इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं, इसके लिए सब नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो इन जनरल था, दोनों का डिफरेंस था, दोनों की डोज सेम है। ओपीवी की आप बात करेंगे तो कितना है, 2 ड्रॉप्स है ना, सबने पी होगी ओपीवी, 2 ड्रॉप्स होती है। और आईपीवी को इसी के इक्विवेलेंट आप मान लीजिए तो ये हो जाती है 0.1 ml। हाँ 0.1 ml, 2 ड्रॉप्स इक्वल टू 0.1 ml, ये इसकी डोज है। हाँ रूट तो हमने पढ़ लिया, ओरल है ओपीवी का, आईपीवी का क्या है, सबकट या आईएम है। ये हो गया इनका। अब एक चीज और आती है, पोलियो वैक्सीन जो ओरल होती है, ओरल उसमें क्या होते हैं, वायल लगे होते हैं, वायल। कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, कब तक हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब ये देखिए इस तरीके का ये जो होता है, एक स्क्वायर होगा उसके अंदर सर्किल होगी, जो स्क्वायर के अंदर जो ये डीप ब्लू कलर है, ये परमानेंट कलर है, ये कंटिन्यूअस रहेगा उसके वायल पे, वैक्सीन के वायल पे, ओपीवी पे ये कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ जब हम उसको बाहर रख देंगे, जब हम उसको वैक्सीन को बाहर रखते हैं तो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके इफेक्ट से जो ये इंटरनल सर्किल है इसका कलर चेंज होना शुरू कर देता है। चेंज पहला तो कलर यही मान के चलिए, इसको हम कहते हैं ग्रेड 1, जिसमें आपको जो इंटरनल सर्किल है वो वाइट मिलेगी और जो स्क्वायर का कलर है वो डीप ब्लू कलर का होगा। ग्रेड टू में क्या होता है, ग्रेड टू में जो होता है इंटरनल सर्किल जो है, इनर सर्किल जो है उसका कलर अब धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसका कलर अब चेंज होता है, लेकिन ये लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, यानी ये ग्रेड 1 है, ये अभी ग्रेड 1 है, सॉरी ग्रेड 2 है ये। इसके बाद ग्रेड 3 में क्या होता है, जो ना इंटरनल जो इनर सर्किल है वो जो आउटर स्क्वायर है उसके कलर के एकदम बराबर हो जाता है, दोनों के कलर सेम हो जाते हैं, तो इसको नाम दिया गया ग्रेड 3। और लास्ट में जो होता है वो एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा, जो इनर सर्किल है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसको ग्रेड 4। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि किस ग्रेड तक हम इस ओरल पोलियो वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अप टू ग्रेड 2 यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, ग्रेड 2 तक हम पोलियो को, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं ग्रेड 2 तक। लेकिन ग्रेड 2 क्या है, ये डिस्कार्ड पॉइंट है, ग्रेड 3 पे आप नहीं यूज कर सकते, ग्रेड 4 पे आप नहीं यूज कर सकते, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पे हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बेसिकली ये क्या बताता है, ये जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है वैक्सीन का, स्टोरेज का जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है ये उसके फेलियर को बताता है। अगर मान लीजिए वैक्सीन आई सब सेंटर पे यूज करने के लिए और आपने जैसे ही ओपन किया वहां पे देखा कि वो डायरेक्ट ग्रेड 3 की मिल रही है या ग्रेड 2 की मिल रही है, दैट मीन्स कि जो कोल्ड चेन टेम्परेचर था, यानी जो स्टोरेज हुई वैक्सीन की या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उस दौरान कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट था, ये वैक्सीन एक्सपोज हो गई थी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल टेम्परेचर इसको मिल चुका था पहले से, इसलिए इसने पहले ही जो है कलर चेंज हो चुका है इसके वायल का। तो ये चीज़ बेसिकली क्या बताती है, कोल्ड चेन टेम्परेचर के फेलियर को बताती है। दूसरी ये भी दिखाता है कि हम किस लेवल तक इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। तो अप टू ग्रेड 2 तक इस वैक्सीन को यूज किया जाता है, ग्रेड 3 इसका क्या है, डिस्कार्ड पॉइंट है। ग्रेड 3 क्या है इसका, डिस्कार्ड पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देंगे।